हाय दोस्तों, चाणक्य चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देखिए, हमने जो पिछले वीडियो में 1 से लेकर 50 क्वेश्चन बीपीएससी घटना चक्र का किया था, जो कि अगर आप सब लोग नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। और उसके बाद हम सब वही प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और काम हमारा ये है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना है, मतलब 2 बार क्वेश्चन और आंसर पढ़ करके आगे बढ़ना है। जो कि आज का इस वीडियो में हम सब प्रयास करेंगे कि 100 क्वेश्चन तक पहुंच जाएं कम से कम, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने 50-50 का शिफ्ट तय किया था। तो यहां हम सभी कॉमन से शुरू होकर 100 तक पहुंचेंगे, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर किया जाएगा। तो देखिए, बिना समय को बर्बाद किए हुए हम क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। जो कि इसका 51 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है कि कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो नान्य देव। कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो नान्य देव। इसका अगला प्रश्न, कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ देख लीजिए 52 नंबर प्रश्न, कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। आगे देखिए, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई थी? तो धर्मशास्त्र के समय में। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई थी? तो धर्मशास्त्र युग से। आगे देखिए, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ था? तो कश्मीर। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ? तो कश्मीर। इसका अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है कि प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर महाकश्यप, अर्थात प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। अगला प्रश्न देखिए, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो राजगिर। अर्थात ये प्रश्न पूछने का मतलब ये है कि पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो राजगिरी। और इसका 55 नंबर प्रश्न था, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। अर्थात बौद्ध धर्म से बीपीएससी अच्छा खासा प्रश्न पूछता है। जैसे कि इसके अगले प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है। 57 नंबर प्रश्न, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटना और उससे संबंधित 4 स्थान नीचे उल्लेख हैं और यह 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित है, मतलब मिलान करना है। जो कि प्रश्न देखिए ये दिया गया कि गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो लुम्बिनी में जन्म हुआ, सही है। उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, अर्थात सी नंबर आंसर। और प्रथम वचन उन्होंने कहाँ दिया? तो सारनाथ में प्रथम वचन दिए। और उनका निधन कहाँ हुआ? तो कुशीनगर में। अर्थात इस कहने का मतलब ये हो रहा कि बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, प्रथम वचन सारनाथ में, निधन कुशीनगर में। तो आइए अगले प्रश्न पर की ओर देखते हैं कि देखिए फिर से वही प्रश्न को रिपीट किया गया है बाबू कि बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो गौतम बुद्ध को। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो गौतम बुद्ध को। और ये बीपीएससी 67 में प्रश्न पूछा गया था। आगे देख लीजिए 59 नंबर प्रश्न, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया कहाँ पर? अर्थात जहां पर गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई वहीं पर बोधि मंदिर बनाया गया था। तो आगे प्रश्न इसका देखिए क्या दिया, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के समय। अर्थात गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो वो है कनिष्क। आगे देखिए प्रश्न, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विषय की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में। देखिए, अगर प्राचीन इतिहास का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि पहले अर्थात ईसा पूर्व में ही गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? तो लिच्छवी अर्थात वैशाली की थी। आगे देख लीजिए 62 नंबर क्या दिया है, 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है किस में? महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, और उसके बाद
छंदोगया उपनिषद में या संयुक्त उपनिषद में। तो देखिए यहाँ जो इस प्रश्न का आंसर होगा अंगुत्तर निकाय, अर्थात 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। उसके बाद देख लीजिए 63 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा था। तो गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। उसके बाद देखिए 64 नंबर प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था। तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। 65 नंबर प्रश्न देखिए, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई। तो सैनिक की सुगमता से भर्ती के लिए, अर्थात मध्यकालीन में भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई। तो सैनिक की सुगमता से भर्ती के लिए। आगे देखिए प्रश्न इसका क्या दिया गया है कि नीचे दिए गए मतलब अर्थात सारणी दिया गया है जिसमें से कौन सही और कौन गलत है। ए नंबर प्रश्न पढ़िए क्या दिया गया है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महावीर का पतन हो गया। उसके बाद आर में दिया है महावीर का राजकीय प्रेस मिलना बंद हो गया। तो इसका सही दोनों है और दोनों सही है, जबकि आर ए का सही व्याख्या नहीं करता। तो ठीक है, इसका कथन ए और कथन आर दोनों सही है। और उसके बाद 67 नंबर प्रश्न में आइए क्या दिया गया है, प्रथम मगध साम्राज्य उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ। तो वह ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। फिर आगे प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, मगध की राजधानी कौन सी थी। तो अर्थात मगध की राजधानी कौन सी थी। तो राजगिरा मगध की राजधानी थी। लेकिन इस प्रश्न में देखिए बाबू लोग, इसमें तीनों पाटलिपुत्र भी राजधानी थी, क्योंकि इसमें ये तो नहीं पूछा कि कब है, और इसीलिए इस प्रश्न का आंसर स्टार है। तो मगध की राजधानी जब शुरू में पूछा जाए तो राजगिरा थी, राजगिरा के बाद तो वैशाली भी बनी है और पाटलिपुत्रा भी बनी है। ठीक है, तो अब आगे प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी। अभी देखिए 69 नंबर प्रश्न में क्लियर कर दिया कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी। तो राजगिरा थी। कहाँ थी, राजगिरा थी, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो 70 नंबर प्रश्न देखिए, नंद वंश के पश्चात मगध में किस राजवंश का शासन हुआ। तो मौर्य वंश का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो मौर्य वंश ने। आगे देखिए प्रश्न क्या दिया 71 में कि जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप वर्णन हुआ वह क्या है। विशाख दत्त, अर्थात जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूपों का वर्णन है वो क्या है, विशाख दत्त है। तो 72 प्रश्न देखिए 72 नंबर, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो धनानंद। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो धनानंद। देखिए उसके बाद अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल बना हुआ था। तो लकड़ी का। उसके बाद देखिए अष्टप्रधान का गठन किसने किया था। तो शिवाजी के द्वारा भी अष्टप्रधान का गठन किया गया था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय किया। तो चंद्रगुप्त के द्वारा। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन विजय प्राप्त किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। उसके बाद देखिए क्या दिया है, अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। तो कौन से अभिलेख में यह प्रमाण मिलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव दक्षिण भारत में था। तो रुद्रदामन का जुन्नागढ़ अभिलेख, अर्थात रुद्रदामन के जुन्नागढ़ अभिलेख में यह वर्णित है कि चंद्रगुप्त मौर्य का दक्षिण भारत पर भी प्रभाव था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था।
तो श्रीलंका। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो श्रीलंका। उसके बाद देखिए, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया? तो पाटलिपुत्र में। उसके बाद देखिए क्या दिया गया है, अशोक के अभिलेख अर्थात शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया था। और उसके बाद यहाँ देखिए 80 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती है? तो वह ख्रोष्ट लिपि जो दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती है। उसके बाद देखिए, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो अशोक के धम्म का मुख्य संदेश बहुत सारा था और इसीलिए इसका सही ऑप्शन ई हो जाएगा। उसके बाद देखिए, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बनाया वह भाबरू स्तंभ, अर्थात केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वह भाबरू स्तंभ है। उसके बाद देखिए, अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न क्या दिया गया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश कौटिल्य के अर्थशास्त्र पुस्तक में डाला गया है। उसके बाद देखिए, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो अभी हमने देखा क्या कौटिल्य का अर्थशास्त्र पुस्तक राजनीतिक के विषयों पर आधारित है, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई होगा। उसके बाद देखिए, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में बांटा था? तो 7 श्रेणी में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में विभाजित किया? तो 7 श्रेणियों में। उसके बाद देखिए क्या दिया है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप उल्लेख किसने किया? तो अभी प्रश्न ऊपर पढ़े थे, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में जब वह भारत आया था तो बताया कि मौर्य साम्राज्य 7 भागों में 7 समाज में विभक्त है। उसके बाद देखिए, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रन सी किसने लिखा? तो इसका सही आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि इस पुस्तक का लेखक आप सब देख सकते हैं क्या दिया गया सॉल्यूशन में कि पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रन सी एक ग्रीको रोमन पेरिपल्स है जिसे मिस्र बंदरगाह के बारे में बताया गया है और इसका अलेक्जेंडर के नाम के एक नाविक ने लिखा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडिया। उसके बाद देखिए 89 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह इंडिका है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई गई थी। उसके बाद देखिए प्रश्न क्या दिया गया है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? अर्थात कुषाण के द्वारा किया गया था, जो कि देखिए इस ऑप्शन में दिया गया है या नहीं। तो कुषाण वंश के एक व्यक्ति का नाम जो वीमाकदफिसिस अर्थात वीमाकदफिसिस के द्वारा यह सिक्के चलाए गए थे। उसके बाद 92 नंबर प्रश्न देखिए, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली, मतलब कला का गंधार शैली किस समय में फली फूली? तो वह कुषाणों के समय में फला फूला था। उसके बाद देखिए क्या 93 नंबर प्रश्न, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया? तो वह कनिष्क थे, अर्थात चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए क्या दिया गया है कि शुंग वंश के बाद वंश ने भारत पर राज किया, अर्थात शुंग वंश के बाद कण्व वंश आए थे। तो इसका सही आंसर कण्व वंश होगा।
उसके बाद देखिए प्रश्न क्या दिया गया है, राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। उसके बाद 96 नंबर प्रश्न देखिए, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो गुप्त काल की यह प्रमुख विशेषता है, नगरों की क्रमिक पतन। उसके बाद 97 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया गया था? तो वह ताम्रलिपि अर्थात बंगाल में ताम्रलिपि का एक बंदरगाह था जो कि इसका उपयोग किया गया था। उसके बाद 98 नंबर प्रश्न देखिए, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किया था? अर्थात वह वंश किस वंश के थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के। अर्थात किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो वह है गुप्त वंश। उसके बाद नंबर देखिए 99 प्रश्न क्या कह रहा है 99 नंबर का, कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 6ठा भाग गुप्त युग में राजस्व की दरें थी। तो 100 प्रश्न 100 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि इस वीडियो का यह लास्ट प्रश्न है। क्या पूछा गया है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक है? तो गुप्तों की देन भागवत संप्रदाय की विकास के देन अधिक है। तो इस तरीके से हम सब लोगों ने टोटल 100 प्रश्नों का इसमें मतलब 50 से लेकर 100 तक इस वीडियो में हमने कवर किया, जो कि अगले वीडियो में फिर से हम सब 100 से 101 से 150 तक प्रश्नों का देखेंगे इसी प्रकार क्वेश्चन आंसर। तो आप सब लोग उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि पहले इस वीडियो में आपने तो लास्ट तक समय बिताया ही, तो उस वीडियो का इंतजार कीजिए जिसमें अगला इसका तीसरा भाग दिया जाएगा। तो धन्यवाद।